हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसे आप सभी को पता है कि जो ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग कन्फर्म सी है कि जनवरी के लास्ट में होगा। तो रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम में एक पोर्शंस आता है, फिजिक्स का पोर्शन और भौतिकी, या आप हिंदी में कह सकते हैं भौतिकी विज्ञान का पोर्शन। और ये पोर्शन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंबर जो आप ये समझ ले साइंस बैकग्राउंड का है तो जो है पूछना भी कंपलसरी है। तो भौतिकी विज्ञान का कुछ पोर्शन इन्होंने अपने एग्जाम में पूछा है, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। जब से सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये 12th क्लास में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं आपका? ग्रेविटेशनल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका? ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, दो शब्दों से बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व किसका गुरुत्व? गुरुत्व होता है आपका पृथ्वी के कारण, आकर्षण पृथ्वी के कारण जो आकर्षण करने की का जो नीति है, पृथ्वी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी से निकल कर आया है आपका ये क्या? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसमें हम जो है सबसे पहले देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या देखेंगे आपका? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे आप ये भी कह सकते हो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्योंकि न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। किसका नियम दिया था आपका? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सबसे जो मेन चीज है इसमें ये है कि सबसे बेसिक चीज से समझो। ठीक है, डेफिनेशन अभी भूल जाओ। इसने ये कहा था कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में यदि कोई दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान आपका m1 है और एक द्रव्यमान है आपका m2, और वे किसी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, कि आपका जो है d डिस्टेंस पर है, d दूरी पर है, तो उनके बीच में एक आकर्षित फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों बल के गुणनफल के। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के उनके बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल होता है आपका m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्या होता है आपका? m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यह होता है आपका प्रोपोर्शन। जब किसी आप प्रोपोर्शन को हटाते हो तो वहां पर क्या आता है आपका? कांस्टेंट। F इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। g क्या है आपका? सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। g क्या है आपका? सार्वत्रिक नियतांक। क्या है आपका? सार्वत्रिक नियतांक है, या आप कह सकते हो इंग्लिश में यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, क्या वैल्यू रहेगी? समान रहेगी। जैसे इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ध्यान रखना, आपको ये यूनिट भी याद रखनी है। जी की वैल्यू भी पूछी जाती है, जी का यूनिट भी पूछा जाता है, मात्रक भी पूछा जाता है। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। मात्रक में आपको बता दूं कि बनता कैसे है। आप यदि इस फॉर्मूले से देखोगे, जी निकल कर आता है आपका एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ क्या होता है? न्यूटन। डी क्या होता है? मीटर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। m1 m2 क्या है? किलोग्राम इंटू किलोग्राम। क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम का स्क्वायर। तो जी क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जी। तो यहां से आपको जो है जी की वैल्यू कंफर्म आपको याद रखनी है कि जी की वैल्यू क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। अब बात ये, और ध्यान रखना ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जहां पर भी आपका साइंस का
पोर्शन पूछा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू होती है आपकी F = m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, F = g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। g इज द क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये आपकी जो है g की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है g से रिलेटेड और ये चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है। अब सवाल करते हैं, जो यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। हम जो है आपके सिलेबस में ही एक पोर्शन दिया है आपका विद्युत स्थिति की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या दिया है आपका? विद्युत स्थिति, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। सवाल ये पूछा जाता है जो आपका, एक तरफ मैं लिख लेता हूं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरफ लिख लेता हूं मैं आपका विद्युत स्थिति की बल, विद्युत स्थिति की बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये हुआ आपका क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हुआ आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में क्या अंतर है? सवाल ये है कि गुरुत्वाकर्षण नियम और विद्युत स्थिति की बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या अंतर है? ध्यान रखना, बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है आपका? आकर्षित बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है आपका? अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों तरह का फोर्स होता है। ये आपका रिपल्सिव भी होता है, प्रतिकर्षित भी होता है और आकर्षित भी होता है। कैसा होता है आपका? आकर्षित भी होता है वह प्रतिकर्षित भी होता है। कैसा होता है आपका? प्रतिकर्षित भी होता है। तो ये आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, दोनों तरह का फोर्स होता है। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव बल है, ये हमेशा आकर्षित करने वाला बल है। ये हमेशा आकर्षित और प्रतिकर्षित, ये दोनों तरह का बल है आपका। अट्रैक्टिव बल भी है, आपका रिपल्सिव बल भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मेन सवाल है, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ध्यान रखना है वीक बल होता है, कमजोर बल होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका? कमजोर बल है। कैसा बल है आपका? कमजोर बल है, कमजोर बल है। ये कैसा है आपका? वीक फोर्स है। ये कैसा है आपका? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है आपका? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है, जो आपका विद्युत स्थितिक बल होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो कभी कभी कंपैरिजन करने में भी चीजें आ जाती है, जैसे जो आपने सुना होगा न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है किसी भी एटम के बीच लगने वाला फोर्स, एटम के अंदर। यहाँ पे आपको पता है नाभिक होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर बल। क्या कहते हैं आपका? न्यूक्लियर बल। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियर बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कैसा बल है आपका? स्ट्रॉन्ग बल है। कैसा बल है आपका? स्ट्रॉन्ग, मजबूत फोर्स है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे कमजोर बल, तो ये आपका जो है कमजोर बल क्या है आपका? ग्रेविटेशनल है। कैसा है आपका? ग्रेविटेशनल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आ जाएंगे आपके कौन कौन से बल? इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत बल और विद्युत बल, और कैसा बल आपका? मैग्नेटिक, आपका चुंबकीय बल। कैसा बल आ जाएगा आपका? चुंबकीय बल। ये दोनों बल जो है क्या आ जाएंगे? इसके बीच में आ जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बल होता है, उसके बीच में विद्युत बल होता है, चुंबकीय बल होता है, फिर सबसे कमजोर होता है आपका ग्रेविटेशनल बल। तो आपको ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ये चीजें रखनी है कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है Fn, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरिजन टू किसके? विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। फिर आपका जो होता है मैग्नेटिक बल, फिर सबसे कमजोर जो होता है वो होता है आपका Fg। ये कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है आपका? न्यूक्लियर बल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि G = F = G
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर, दो के बीच काम करने वाला, किसी दो वस्तुओं के बीच काम करने वाला, ठीक है, बल, आकर्षित बल क्या कहलाता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, या न्यूटन का नियम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आगे, अब देखते हैं हम आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटी एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम क्या करते हैं, g से डिनोट करते हैं, g इज द स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है, कोई क्या पृथ्वी है आपकी, अंडाकार होती है, ठीक है, ये क्या है आपका अंडाकार है, यहाँ पर क्या है आपका, इसका द्रव्यमान मान लेता हूँ मैं, क्या है आपका me से डिनोट कर देता हूँ, इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो मैं re से डिनोट कर देता हूँ। इस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है आपका m, और वो द्रव्यमान रखा हुआ है, तो इनके बीच में एक क्या काम करता है, आकर्षित बल कहते हैं, काम करता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये क्या होगा आपका F इजकल टू जी me अपॉन क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस, r दूरी है इन दोनों के बीच में, तो r स्क्वायर हुआ, ये m द्रव्यमान है m हुआ, n क्या है, इसका द्रव्यमान है, m क्या है, इसका द्रव्यमान है, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और इस पर जो है एक फोर्स और काम करता है, F इजकल टू क्या होता है आपका mg, क्या काम करता है आपका mg। ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु है, पिंड है, उसके द्रव्यमान के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, जिसे कहते हैं आपका mg, जो क्या करता है आपका g के कारण करता है, ठीक है। तो mg बराबर किसके हैं आपका, g me अपॉन re स्क्वायर, m से m कट जाएगा, g इजकल टू आ जाएगा आपका g me अपॉन re स्क्वायर, g इजकल टू g me अपॉन r स्क्वायर, या आप यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ आपको मैं, g इजकल टू g me अपॉन re स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्मॉल g इजकल टू कैपिटल G m इज द मास ऑफ द पृथ्वी अर्थ, r इज द डिस्टेंस, वो सॉरी रेडियस या त्रिज्या ऑफ अर्थ या पृथ्वी की क्या है आपकी त्रिज्या है। आप देखोगे g की वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट होती है, नियत होती है, me की वैल्यू क्या होती है आपकी कांस्टेंट है, मास क्या है पृथ्वी कांस्टेंट है, इसे आप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो g की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है 1 अपॉन re स्क्वायर पर, re इज द रेडियस, मतलब किस पर डिपेंड करती है, इस रेडियस पर डिपेंड करती है, या आप कह लीजिए दोनों पिंड के बीच की जो दूरी थी उस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जो है दिमाग में आपको सेट कर लेना है, g या स्मॉल g निर्भर करता है किस पर, r स्क्वायर पर, स्मॉल g निर्भर करता है r स्क्वायर, r क्या है आपका रेडियस, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि g की वैल्यू कहाँ पर बढ़ती है, कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर आपका नियत रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि g की वैल्यू पूछी जाती है कि इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे आप पूछ लेगा कि ध्रुवों पर g की वैल्यू ज़्यादा होती है कम होती है कंपेरिजन टू विषुवत रेखा के, या विषुवत रेखा पर g की वैल्यू कैसी होती है कंपेरिजन टू ध्रुव पर। यदि आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हो तो g की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ती है घटती है, या आप पृथ्वी के अंदर जाते हो तो g की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ती है या घटती है, या पृथ्वी घूम रही है उसके घूर्णन के कारण g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवालों की जो के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर की चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए कि, क्योंकि एक चीज़ है ना, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप वो लंबे टाइम तक याद रख सकते हो और उसका आंसर भी आप सही लगा सकते हो। यदि आपने वो चीज़ें रटी हैं तो रटने के बाद में चीज़ों को भूल जाओगे, वो ध्यान नहीं रहेंगे। पेपर में जब A B C D आएगा तो आपको लगेगा B अच्छा C अच्छा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके माइंड में। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, ठीक है, जिससे आप उसे जो है लंबे समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और समझा देता हूं आपको कि जी होता क्या है बेसिकली। जो जी शब्द आया है, स्मॉल जी आया है, गुरुत्वीय त्वरण आया है, वो जी होता क्या है? आप देखोगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आप देखो यदि कोई ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ डाली जाती है, ऊपर से कोई चीज है वो नीचे की तरफ डाली जाती है, पृथ्वी की तरफ डाली जाती है, आपको पता है पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो वो चीज ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। जो वेग यहाँ पर था, वेलोसिटी यहाँ पर थी, वो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका वेग वह है, मतलब आप देखोगे जब ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु आएगी तो आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपकी त्वरण कहलाती है। आपने पढ़ा होगा कि त्वरण क्या होता है? आपका वेग परिवर्तन की दर, मतलब समय के साथ आपके वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ आपके वेग में जो परिवर्तन आ रहा है उसे क्या कहते हैं? आपका त्वरण कहते हैं। और आप देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? वेग में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये परिवर्तन किसकी वजह से है? इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये किससे डिनोट करते हैं? आपको जी से। तो जी क्या है? एक तरीके का क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्व के कारण, पृथ्वी का अपनी तरफ वस्तु को खींचने के कारण उसके वेग में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से जो होता है जी। तो जी आपको ध्यान रखना है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्व के कारण क्या है? आपका जी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझना है